नमस्कार। एक नया टॉपिक है। यहाँ से जो कोई व्याकरण हो उसका पाठ्यक्रम शुरू हो जाता है। जिस पाठ्यक्रम में जैसे मान लीजिए व्याकरण वर्णमाला नहीं हो और कोई और भी कोई टॉपिक हो तो यहाँ से शुरू होता है वो। जैसे मान लीजिए टॉपिक में पाठ्यक्रम में संधि है तो भी आपका पाठ्यक्रम यहाँ से शुरू होता है। शब्द। देखिए शब्द का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है ध्वनि करना। शब्द का अर्थ होता है ध्वनि करना। शब्द का अर्थ होता है ध्वनि करना। एक मिनट हो, क्या बोल रहे हो आप? तो हमने लिखा कि इसका अर्थ होता है ध्वनि करना, शब्द का ये अर्थ है। अब आते हम परिभाषा में। देखिए परिभाषा हम दो लेते हैं शब्द की। पहली परिभाषा लिखिए, दो अथवा अधिक, दो अथवा अधिक वर्णों का सार्थक समूह। दो अथवा अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। दो अथवा अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी शब्द में दो अथवा अधिक वर्ण होते हैं और सार्थक होना चाहिए। वो शब्द हमेशा क्या होता है? सार्थक होता है। दूसरी परिभाषा लिखिए, एक अथवा अधिक अक्षरों से बने, एक अथवा अधिक अक्षरों से बने स्वतंत्र सार्थक। एक अथवा अधिक अक्षरों से बने स्वतंत्र सार्थक, एक अथवा अधिक अक्षरों से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो इसमें लिखा हमने कि एक अथवा अधिक, ऊपर लिखा दो अथवा अधिक वर्ण होते हैं और एक अथवा अधिक अक्षर है। अक्षर में हमने एक क्यों किया? क्योंकि अक्षर में दो वर्ण भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क है, तो हम जानते हैं क के साथ में अ है, ये दोनों वर्ण है और ये मिलकर अक्षर बनता है। मिलकर अक्षर बनता है, तो ये अकेला भी हो सकता है, इसलिए कहते हैं एक अक्षर। एक अक्षर है जिसमें स्वर हो साथ में, वो एक अक्षर होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर माँ, ये एक अक्षर ही होता है। स्वर व्यंजन को अक्षर की श्रेणी में नहीं करते हैं। अक्षर मूलतः स्वर होते हैं। स्वर को ही हम क्या करते हैं? अक्षर मानकर चलते हैं। व्यंजन अक्षर की श्रेणी में नहीं आता। तो म के साथ में आ है तो यही अक्षर है और इसको बोलने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कहते हैं एक अक्षर है। तो शब्द में होता है एक अथवा अधिक अक्षर होते हैं और दो अथवा अधिक वर्ण होते हैं। अगला बिंदु लिखिएगा, प्रकार। देखिए कतिपय भाषाविद, कतिपय का मतलब होता है कई, कतिपय भाषाविद सार्थक और निरर्थक नाम से, कतिपय भाषाविद सार्थक और निरर्थक नाम से
सार्थक और निरर्थक नाम से शब्द के दो प्रकार बताते हैं। शब्द के दो प्रकार बताते हैं। कतिपय भाषाविद सार्थक और निरर्थक नाम से शब्द के दो प्रकार बताते हैं। शब्द के दो प्रकार बताते हैं, कॉमा जो, कॉमा जो जो पूर्णतः गलत तथ्य है, जो पूर्णतः गलत तथ्य है, जो पूर्णतः गलत तथ्य है। अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह, क्योंकि, क्योंकि शब्द की परिभाषा के अनुसार सभी शब्द सार्थक होते हैं। क्योंकि शब्द की परिभाषा के अनुसार सभी शब्द सार्थक होते हैं। सभी शब्द सार्थक होते हैं। पूर्ण विराम, कोई शब्द निरर्थक नहीं होता है। कोई शब्द निरर्थक नहीं होता है। कोई शब्द निरर्थक नहीं होता है। कोई शब्द निरर्थक नहीं होता है, कॉमा इसलिए, कॉमा इसलिए निरर्थक शब्द का प्रकार नहीं होता है। निरर्थक शब्द का प्रकार नहीं होता है। निरर्थक शब्द का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, इसी में आगे लिखिए, शब्द के प्रकारों का, शब्द के प्रकारों का निर्धारण अलग अलग आधारों पर किया जाता है। शब्द के प्रकारों का निर्धारण अलग अलग आधारों पर किया जाता है। शब्द के प्रकारों का निर्धारण अलग अलग आधारों पर किया जाता है। आधारों पर किया जाता है। जैसे, इसी में लिख लो आगे, जैसे, जैसे देखिए, पहला आधार है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? रचना। ये पहला आधार है। अब आधार पूछेगा आपसे कि शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तभी हम उत्तर दे सकते हैं। सीधा पूछेगा शब्द दो प्रकार के होते हैं, ऐसा कहा गया है। ये व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार है। तो वैसे यदि पूछ भी ले और मान लीजिए आपको करना भी हल, तो इस आधार वाले शब्दों को प्रकार में लिखना। ये आधार आता है व्युत्पत्ति, ये करना, यहां पर दो प्रकार बनेंगे। बाकी सार्थक और निरर्थक प्रकार नहीं है। निरर्थक कोई शब्द नहीं होता है भाई, ऊपर परिभाषा कह रही है कि दो अथवा अधिक वर्णों का सार्थक समूह है। क्या ऊपर लिखा कहीं निरर्थक? लिखा निरर्थक, तो निरर्थक प्रकार नहीं बनेगा, परिभाषा लागू नहीं होगी उस पर। तो यदि क्या निरर्थक शब्द शब्द तो होता ही है, तो लिखो ना परिभाषा में, दो अथवा अधिक वर्णों का सार्थक है निरर्थक। सार्थक या निरर्थक करो फिर यहां पर आप। तो हम नहीं कर सकते, निरर्थक नहीं कर सकते, परिभाषा लागू नहीं होती है, इसलिए ये दो प्रकार नहीं बनते हैं। प्रकार तो मान लीजिए दो बन जाएंगे, पर सार्थक निरर्थक प्रकार नहीं बनेंगे शब्द के। होता क्या है कि कई बार तथ्य, कई प्रश्न आया हुआ होता है और उत्तर लिखा होता है दो, तो गलत मान लिया जाता है कि देखो भाई दो लिखा, वो सार्थक नहीं, तो दो है कि नहीं है? है। अरे दो वे नहीं है, दो यहाँ वाले हैं, दो यहाँ वाले होंगे। तो शब्द के प्रकारों का वर्गीकरण है वो अलग अलग आधारों पर किया जाएगा, न कि सार्थक और निरर्थक शब्द के प्रकार है। शब्द सारे के साथ सार्थक होते हैं तो प्रकार वो तो बनेगा नहीं। तो आगे लिखिए, इस आधार पर
हाँ, इसी में आगे लिखना है। अर्थ बताऊं इसका? अर्थ बताऊं? व्युत्पत्ति का मतलब रचना, यानी वो बना कैसे, बना कैसे, यानी इस आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं। इस आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द। दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न शब्द। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द, दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न शब्द। अब देखिए, ये जो व्युत्पन्न लिखा आपने, इसे कहीं कहीं यौगिक शब्द भी लिखा होता है। जो आप लिखते हो ना व्युत्पन्न शब्द, इसे कहीं कहीं यौगिक शब्द भी नाम दिया जाता है। तो इसमें लिखिए, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति अज्ञात है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति अज्ञात है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति अज्ञात है, और जो सदा सदा के लिए किसी एक ही अर्थ, जो सदा सदा के लिए एक ही प्रकार के अर्थ में प्रचलित हैं, एक ही प्रकार के अर्थ में प्रचलित है, कॉमा, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे, सामने लिखिए, वहां जैसे लिखिए छोड़ दो एक बार, आप इधर आइए सामने। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति ज्ञात है, और जो और जो दो अथवा अधिक भिन्न इकाइयों से बने हैं, और जो दो अथवा अधिक भिन्न इकाइयों से बने हैं, वे यौगिक हैं। वे, क्या लिखा आपने? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द लिखते हैं हम यहां पर, दिल। अब ये कैसे बना, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि दिल शब्द को दिल क्यों लिखा, दिल क्यों बोला, हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। इसके साथ हम मन, हम लिखते हैं यहां पर दिन, हम लिखते हैं यहां पर नुपुर। ये शब्द कैसे बने, हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। हम कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है शब्द वास्तव में बने कैसे, किस रूप में हमारे पास आए हुए हैं ये। इन हम क्या बोलते हैं? रूढ़। यदि इन शब्दों के ये टुकड़ा करोगे आप, देखिए इन शब्दों का यदि आप टुकड़ा करते हैं,
तो किसी टुकड़े का कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलता। एक तरीका यह भी है इसकी पहचानने का। और इसका यदि आप टुकड़ा करोगे तो किसी न किसी एक टुकड़े का अर्थ आपको जरूर मिलेगा। किन में से? यौगिक में। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पर है राम शब्द है, इसका हमें पता है कि कैसे बना है, तो यौगिक शब्द होता है ये। कैसे? रम धातु के साथ में अ प्रत्यय आता है तो राम बनता है। रम का मतलब होता है रमणीय, ठीक है, और राम का अर्थ हो जाएगा सुंदर। तो ये अर्थ है, ये शब्द का अर्थ में मतलब हमें पता कैसे, हमें पता चलता है कि ये सब बना हुआ है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई भी शब्द लेते हैं, यहां पर छोटे से लीजिए बड़ा कोई भी शब्द लीजिए यहां पर, जैसे लिखा हमने यहां पर नैतिक, तो हम पता है कि नैतिक शब्द कैसे बना है, नीति शब्द के साथ में एक प्रत्यय लगने से बना हुआ है। और जैसे मान लीजिए आप लिख दिए यहां पर अज्ञ, तो हमें पता है कि ये शब्द कैसे बना हुआ है, ये बना है अदन ज्ञादन अ। ज्ञा का मतलब होता है जानना और अ का मतलब होता है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? अज्ञानी। तो पता होगा कि इसमें देखिए ज्ञा धातु है, अ उपसर्ग है और अ इसमें प्रत्यय होता है। ये मैं आगे पढ़ूंगा आपको। तो अज्ञ शब्द छोटा बड़ी कराओ, पर इसमें रचना पता में तो ये रूढ़ शब्द होता है। नहीं माफी चाहता हूं, ये यौगिक शब्द है, ये रूढ़ नहीं है। रूढ़ कौन सा है? ये वाला। रूढ़ कौन सा है? ये वाले। अब मान लीजिए दिन शब्द है, अब दिन शब्द को मैं तोड़ दूं, मान लीजिए कैसे करके इस शब्द को मैं तोड़ने का प्रयास करता हूं, तो भी देखिए दी धन न मिलेगा यहां पर, या दिन धन अ मिलेगा, ठीक है, या फिर ई धन धन मिलेगा। मतलब ये हम करेंगे कैसे इसको? यही तो है, नहीं द धन इन मिलेगा। हमें नहीं पता ये कैसे, इन ना तो इसका अर्थ है, ना इसका अर्थ है, ना इसका अर्थ है, अर्थ केवल इसी का है। तो रचना इसकी पता नहीं होती है। आप कोई शब्दकोश ढूंढोगे तो इसकी आपको रचना नहीं मिलेगी कि भाई ये बना इस तरह से और हम इसकी बिल्कुल व्याख्या कर सकते हैं। ये आपके रूट्स होते हैं, ये रूट है। बड़े शब्द भी हो सकते हैं, बिल्कुल बड़े शब्द भी हो सकते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है बहादुर, इसको तोड़ के दिखाओ आप। ऊ छोटा है, दूर में तो ऊ बड़ा होता है, और इसमें ऊ छोटा है, दूर तो आएगा नहीं। और दूर आप कहोगे कि दूर कठिन के अर्थ में आता है, तो हलचीन होता है उसके साथ में। दूर एक है जो कठिन के अर्थ में आता है, जैसे दुर्गम, जहां जाना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो। गम मतलब पहुंचना, जाना, दूर मतलब कठिन। तो ये अर्थ देता है, पर ये बिना हलचीन वाला अर्थ नहीं देगा आपको कहीं पर भी। और दूसरी बात है विदित शब्द है, तो इसकी हमें रचना पता नहीं होती है। तो ये अच्छा नुपुर किसको बोलते हैं? नुपुर किसको बोलते हैं? पैंजनी को बोलते हैं, पैंजनी, उसको नुपुर बोलते हैं। पायली होती है, नुपुर पायल को बोलते हैं, कि पांव की बिच्छे को बोलते हैं। हाँ नुपुर पांव का आभूषण होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? नुपुर है। अभी बना कैसे हमें जानकारी नहीं। ऊ बड़ा आ रखा पहले, बाद में ऊ छोटा आ रखा। सब शुद्धि के बेहतरीन उदाहरण ये कि पहले ऊ बड़ा है बाद में ऊ छोटा। बहुत कम ऐसे शब्द है जब पहले ऊ बड़ा था बाद में छोटा था, 5-7 ही मिलते हैं केवल शब्द। ऐसे भी शब्दों लिखना चाहिए ना, तो मैं शब्द पढ़ाऊंगा आपको। 5-7 शब्द मिलते हैं जो पहले ऊ बड़ा था बाद में ऊ छोटा था, और वे सब शुद्धि के बेहतरीन उदाहरण होते हैं। जैसे ये आपको सबसे ज्यादा, यदि प्रीवियस वाले पेपर पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा उदाहरण आपको ये मिलेगा, बड़े ऊ पहले बड़े ऊ बाद में छोटे ऊ में। मतलब आज तक कम से कम 10 भर्तियों में आपको मिल जाएगा सरस्वती में यह शब्द। क्यों लिखते समय क्या करता है, नुपुर में पता नहीं चलता कि पहले वो छोटा लिख देते हैं, पुर लिखते हैं तो छोटा ही कर देते दोनों, या तो पहले छोटा बाद में वो बड़ा करते हैं। अधिकतर विद्यार्थी लिखते समय जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पहले वो छोटा करते हैं बाद में वो बड़ा, और फिर लगता है यार पुर में तो वो छोटा आएगा, तो फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर उनको लगता है कि पता नहीं क्या जो भी होगा देख लेंगे। तो सब शुद्धि उदाहरण में से ये आपके यौगिक है और यह रूढ़ है। तो एक पंक्ति आपकी और बनती है यहां पर कि जिनके टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से किसी का कोई अर्थ न निकले वो आपका रूढ़ है, और किसी का अर्थ निकल जाए किसी एक का भी वो यौगिक है। जैसे देखिए यहां पर नीति का अर्थ है, ज्ञा का अर्थ है और रम का अर्थ है। ये मैंने आपको छोटे से बताए। बाकी संधि उपसर्ग प्रत्यय समास इन चारों का कोई उदाहरण आएगा यौगिक होगा, क्यों इसी के आगे प्रकार बनने वाले चार, इसी के खुद के आगे चार प्रकार बनेंगे।
तो संधि का, उपसर्ग का, प्रत्यय का, समास का कोई उदाहरण यदि आपको मिल जाता है वो होगा यौगिक होगा। और संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास का कोई उदाहरण नहीं है वो किस में आ जाएगा? रूढ़ में आ जाएगा। समझ गए आप? किसी में संधि नहीं है, उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय नहीं है और वो समास का उदाहरण भी नहीं है, तो अपना में आ जाएगा रूढ़ में आ जाएगा। तो लिखो आप इन्हें। हो गया? तो एक काम करिए, इस तरफ लिखना है वापस। देखिए, वे सब शब्द रूढ़ हैं, वे सब शब्द रूढ़ हैं, कमा जिनके टुकड़े करने पर, वे सब शब्द रूढ़ हैं, कमा जिनके टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से, प्राप्त टुकड़ों में से किसी का अर्थ ना निकले। वे सब शब्द रूढ़ हैं, कमा जिनके टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ा में से किसी का अर्थ न निकले। किसी का अर्थ न निकले। किसी का अर्थ न निकले। ठीक है, इस तरह लिखिए, वे सब शब्द यौगिक हैं, वे सब शब्द यौगिक हैं, कौमा जिनके टुकड़े करने पर, वे सब शब्द यौगिक हैं, कौमा जिनके टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ा में से, प्राप्त टुकड़ा में से कम किसी एक का अर्थ, कम से कम किसी एक का अर्थ अवश्य निकले। कम से कम किसी एक का अर्थ अवश्य निकले।
लिखिए उपवेद। इसी का है अभी जो चल रहा ना पहला, इसी का है। लिखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से यौगिक शब्दों के 4 उपभेद किए जाते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से यौगिक शब्दों के 4 उपभेद किए जाते हैं। या 4 उपभेद हैं या 4 उपभेद किए जाते हैं। 4 उपभेद है कर दीजिए। 4 उपभेद हैं। पहला संज्ञा। अब माफी चाहता हूं। पहला है संधि। अब संधि में क्या होता है, हमने कहा कि इसी रचना पता होती है, रचना ज्ञात होती है। तो संधि का है तो इसकी रचना होगी दो अथवा, रुकिए, देखिए दो अथवा अधिक वर्णों या अक्षरों का मेल यानी योग। मतलब दो अथवा अधिक वर्णों का योग हो रहा है, उस शब्द को हम किस श्रेणी में रखते हैं, संधि में रखते हैं हम। मान लीजिए हमने कहा रचना पता होती है, दो अथवा अधिक वर्णों का योग हो रहा है केवल, और उनसे विकार हो रहा है, उस हम संधि कहते हैं। दूसरा आता है उपसर्ग। दूसरा आता है उपसर्ग। उपसर्ग में क्या होता है, देखिए शब्दांश शब्द के पूर्व शब्दांश का योग, शब्दांश का योग, या फिर इसमें आप मेल कर दीजिए। अब चाहो तो मेल कर सकते हो, यौगिक ले रहे हैं तो योग लेते हैं हम शब्द जुड़ना भी कैसे है, शब्दांश के पूर्व शब्द का योग, इसका मतलब पहले, या पूर्व जो है, देखिए या जो पूर्व लिखा है, इस पूर्व को आप पहले भी लिख सकते हो। ये जो पूर्व है यहां पर हम पहले भी लिख सकते हैं, यानी शब्द के पूर्व यानी पहले शब्द का, यानी शब्दांश का योग। एक शब्द का अंश होना चाहिए जो शब्द के पहले आ जाए, उस हम कहते हैं उपसर्ग। तीसरा जो प्रकार बनता है और वो है प्रत्यय। प्रथम आएगा शब्द के आगे, या जो अंत में कह सकते हैं, शब्द के आगे, आगे का मतलब यहां पर आएगा अंत में, अंत में शब्दांश का योग, वो हो जाएगा आपका प्रत्यय। इस रचना को हम प्रत्यय कहते हैं, जो तरीका होगा इसे। और चौथा है वो हो जाएगा समास। समास में क्या होता है, दो अथवा अधिक, संधि की तरह ही है, दो अथवा अधिक पदों, पदों यानी जिसे हम शब्दों बोलते हैं सामान्यतः, शब्दों का योग, वो होगा आपका समास होगा। उदाहरण लेना चाहेंगे यहां पर, तो देखिए जैसे हमने कहा कि अदन अ बराबर आ बन रहा है, ये संधि है। ये क्या है, यहां पर संधि हो रही है, इस हम संधि कहते हैं। वो वर्णामी होती है वैसे, इसको हम संधि कहते हैं, वो शब्दों के साथ कहीं पर भी हो। और प्रत्यय में कैसे होगा, जैसे मान लीजिए लिखा हमने प्र, ठीक है, और फिर सामने लिखा हमने सार, तो ये आ जाएगा प्रसार, यानी प्र कहां गया, पहला आया शब्द के। और जैसे ये सार है, और इसी सार के साथ में मैं प्रत्यय जोड़ता हूं इनी, तो ये बन जाएगा सारिणी, तो भी ये बनेगा।
और याद देखिए जैसे सार है, इस सारी शब्द के साथ मैं अंश शब्द जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? सारांश। दो पद मिल जाएगा, यानी सार का अंश, सारांश बोलते हैं, या सार रूपी अंश कह सकते हैं हम। अधन अवर क्या बना है? आ बना। तो यहां पर ये संधि भी है, समास भी है, दोनों भी है। देखिए दो हो सकते हैं साथ में, वो तो होता ही है, पर इसमें संधि भी है और साथ में समास भी है। संधि समास ये आपस में हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमने, जैसे हमारे ऊपर प्रत्यय लिखा है, उसमें समास भी और उपसर्ग भी है। नहीं, ये लिखा ना प्रसार, ठीक है, इसमें समास भी होता है और उपसर्ग भी है, इसमें समास भी है और संधि भी है। तो ये आपस में चलता रहता है, एक से अधिक हो सकते हैं, पर कम से कम जो है रचना वो चार प्रकार से होती है। कितने? चार से। यदि दो वर्ण मिल रहे हैं उस हम संधि बोलते हैं। शब्दांश और शब्द मिलता है और शब्दांश पहले आ जाए शब्द के, उपसर्ग बोलते हैं, बाद में आए तो प्रत्यय कहते हैं। और समास में दो अथवा अधिक शब्दों का योग या पदों का योग बोलते हैं। शब्द को ही, देखिए कोई शब्द समास में आता है तब उसे हम पद कहते हैं। कोई शब्द समास में आता है तो फिर वो शब्द नहीं रहता, उसको नाम देते हैं हम पद। बोलते हैं ना, समास में पदों का मेल होता है। तो मैं समास पढ़ूंगा तब पढ़ूंगा आपको कि इसको पद क्यों कहते हैं, कि सामासिक पद बोलते हैं। समास में प्रयुक्त पद का अर्थ बताइए, या कौन सा सामासिक पद है ये ऐसा क्यों बोला जाता है। तो ये है आपके चार प्रकार के शब्द, कौन से? यौगिक है, इसके उपभेद बनते हैं। लिखो आप इन्हें। और क्यों नहीं आया? वही सही पंक्तियां सीधी हो गई, कुछ ज्यादा टाइट लग रही थी।
अगले लिखिए योगरूढ़ शब्द। देखिए इसमें कतिपय भाषाविद, मतलब कुछ बोलिए, कई बोलिए आप, कतिपय भाषाविद व्युत्पत्ति के आधार पर, कतिपय भाषाविद व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार करते हैं। कतिपय भाषाविद व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार करते हैं। शब्द के 3 प्रकार करते हैं। डैश रूढ़, कॉमा यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, कॉमा यौगिक और योगरूढ़, पूर्ण विराम। मतलब कुछ भाषाविद हैं जो शब्द के 3 प्रकार करते हैं और कहते हैं कि रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ है। ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे लिखिए परंतु, कॉमा परंतु, कॉमा पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु, लिखूं पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार योगरूढ़ शब्द शब्द व्युत्पत्ति का प्रकार नहीं है। योगरूढ़ शब्द शब्द व्युत्पत्ति का प्रकार नहीं है। शब्द व्युत्पत्ति का प्रकार नहीं है। यह यौगिक शब्दों का ही, यह यौगिक शब्दों का ही अर्थ के आधार पर एक प्रकार है। यौगिक शब्दों का ही अर्थ के आधार पर एक प्रकार है। यौगिक शब्दों का ही अर्थ के आधार पर एक प्रकार है। यौगिक शब्दों का ही अर्थ के आधार पर एक प्रकार है। तो ये जो है ना योगरूढ़, ये व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का प्रकार नहीं है। जो कह रहा है ना कि व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, पर इन्होंने कहा है कि व्युत्पत्ति नहीं है, ये तो खुद यौगिक शब्दों का ही एक प्रकार है जो अर्थ के आधार पर है। इसमें क्या होता है कि जो ये शब्द आपने लिखे हुए इनमें से किसी एक तरह के शब्द की रचना होती है और शब्द खुद का अर्थ छोड़ देता है और कोई और शब्द के अर्थ में आ जाता है। तो कहता है ये तो फिर अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर क्यों आई है? रचना तो कोई महत्व नहीं है इसका भाई, रचना का तो कोई महत्व देता नहीं। रचना मतलब शाब्दिक अर्थ कोई लिखकर चलता ही नहीं है। ये अपने अर्थ तो छोड़ देगा और कोई अन्य शब्द के अर्थ में घुस जाएगा। जैसे मन कहने से मन ही अर्थ निकलता है। यदि मान लीजिए मैंने लिखा सारांश, मैं तो सारांश, तो सारांश का मतलब क्या करोगे कि कोई पद्य भाग होगा उसको आपको क्या लिखना है? सार लिखना है। आप ये तो करोगे। या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपने सार निकाल दिया। जैसे मान लीजिए आपके पास दूध है, अब दूध का आपको सार निकालना है तो क्रीम निकाल देंगे। दूध का सार निकालने क्या करेंगे हम? क्रीम निकाल लेंगे, पर क्रीम में सारे गुण आ जाएंगे दूध के। जब क्रीम निकालते हैं तो दूध के सारे गुण होते हैं उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, घी होता है। और क्रीम का अंतिम पदार्थ क्या बनता है? घी बनता है। घी बनता है, घी में सारे हैं। घी में जो दूध में होते हैं वो सारे किस में आते हैं? घी में आते हैं। तो हम कहते हैं जो सार होता है वो घी होता है। यही है। एक ही अर्थ निकलेगा, आप कहीं पर निकालोगे तो निकलेगा। पर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं नीलकंठ,
क्या नीलकंठ कहने से नीले कंठ वाला कोई अर्थ मिलता है? हम क्या अर्थ लेते हैं? महादेव। मतलब नील जो है इस शब्द ने अपना अर्थ छोड़ दिया और इसने भी छोड़ दिया। जो वहां देखिए सार और अंश, सारांश है, वो सार और अंश ही अर्थ दे रहे हैं दोनों। भाई सार और अंश दे, हम तीसरा अर्थ नहीं लेते हैं, उसको लेते हैं क्या? नहीं, पर ये तीसरा अर्थ दे रहा है क्योंकि इन दोनों को अर्थ इस शब्द ने अपने दोनों अर्थ छोड़ दिए। नीले को भी छोड़ दिया और कंठ को भी छोड़ दिया, नीले गले को छोड़ दिया, जबकि अर्थ क्या देता है ये? शिव, महादेव, ये अर्थ दे रहा है आपके सामने। मतलब इसका जो खुद का अर्थ है वो नहीं है, बल्कि कोई तीसरे शब्द का अर्थ दे रहे हैं। तो कह रहे बेटी ये तो अर्थ के आधार पर प्रकार हुआ है, तो ये योगी की है, तो योगी की सारे शब्द, पर अर्थ मिलता है इसलिए अलग से प्रकार बनता है, जो कि यौगिक शब्दों का प्रकार है, ना कि व्युत्पत्ति की दृष्टि शब्द का प्रकार है। ये समझ गए आप? इसके बारे में आपको बताना था। ऐसा नहीं हो कि आप जाकर के पढ़ोगे सर उन्होंने 3 बताया ना, आप 2 बता रहे हो, तो ये 2 ही होते हैं, तीसरा है पर वो है। तो अब लिखिए इसकी परिभाषा, यूर शब्द की नीचे आइए और लिखिए परिभाषा, ये क्या होता है? देखिए ऐसे व्युत्पत्ति मूलक शब्द, ऐसे व्युत्पत्ति मूलक शब्द ऐसे व्युत्पत्ति मूलक शब्द कॉमा जो जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर, जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी अन्य ऑब्लिक तीसरे शब्द का विशेषण बनकर, ऐसे शब्द जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी अन्य शब्द के विशेषण बनकर, के लिखना, किसी अन्य शब्द के, किसी अन्य शब्द के, अन्य मतलब तीसरे, किसी अन्य शब्द के विशेषण बनकर उसी के अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उसी के अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उसी के अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, कॉमा अर्थात तीसरा अर्थ देते हैं, अर्थात तीसरा अर्थ देते हैं, तीसरा अर्थ देते हैं, उसी के अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, कॉमा अर्थात तीसरा अर्थ देते हैं, कॉमा उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अतः पूर्ण विराम, अतः उसी पंक्ति लिख दो, वो खत्म हो गया, आधी पंक्ति सिर्फ, पेज क्यों खराब कर रहे हो? लिख दो, अंत में लिख दो पंक्ति। अतः बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ शब्द हैं। बहुव्रीहि सप्तशुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण है, ये ऐसे लिखना आप, एक बार गलत लिख दिया तो हमेशा के लिए गलत जाओगे फिर आप। बहुव्रीहि, पहले ब आता है फिर वो आता है, और पहले ईच बड़ी आती है फिर ईच छोटी आती है। बहुव्रीहि समास के क्या लिखा हमने? अतः बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ शब्द हैं। अतः बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ शब्द हैं। कुछ समझ में आया आपके? ये पर जो भी आप बहुव्रीहि समास पढ़ोगे वो सब किस में आ जाएंगे?
योग रूढ़ में। और हम पढ़ेंगे कि समास जो है, देखिए रचना की दृष्टि से समास के हम 4 प्रकार पढ़ते हैं। वास्तव में रचना दृष्टि से 3 समास ही बनते हैं, बाकी चौथा समास तो अर्थ प्रधान समास है, वो अर्थ की दृष्टि से होता है जो बहुवरी है। तो जितने भी बहुवरी शब्द है तो तीसरा अर्थ देंगे। हम आगे व्याकरण पढ़ेंगे, समास आएगा तो मैं दोबारा पढ़ूंगा। देखिए समास के जितने भी शब्द है सब के सब आपके क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 उदाहरण लिखूं, जैसे नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका महादेव, पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके विष्णु। ऐसे पढ़ेंगे आप इसे, वो सारे सर किस में आ जाएंगे, योग रूढ़ में आएंगे, जो अर्थ की दृष्टि से है। अर्थ है तभी है। बाकी पीला वस्त्र, पीतांबर पीला वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र होता है, वैसे अंबर का मतलब आकाश भी होता है। अंबर का मतलब तो आकाश भी है, पर उसने आकाश को छोड़ दिया और केवल वस्त्र को लिया साथ में, और तीसरा पकड़ा दिया कौन सा, विष्णु का। कृष्ण भी होता है, विष्णु भी होता है, राम भी होता है, तीनों ही निकलते हैं पीतांबर, तीनों ही पीले वस्त्र पहनते हैं। पर राम की जो वस्त्र है किस टाइप का है, भगवा है, गेरुआ रंग का टाइप का है। कौन सा है, गेरुआ है। और कृष्ण भगवान की वस्त्र वो पीलेपन लिए होते हैं। भाई है वो रंग उसके जैसा ही है। आगे बढ़े, तो ये था पहला था आपका कौन सा, व्युत्पत्ति। तो इस आधार पर शब्द कितने प्रकार है, 2 है। और ये जो प्रकार है सीधा मूल पूछ लेके शब्द कितने प्रकार के, तो उसको देना आप 2। अगला जो प्रकार है वो है उत्पत्ति। अगला प्रकार है वो है उत्पत्ति। अब उत्पत्ति का मतलब क्या होगा, लिखा देता हूं। लिखिए, उत्पत्ति का अर्थ है, उत्पत्ति का अर्थ होता है उद्गम, कौमा स्रोत। उद्गम कमा स्रोत, या शब्द आया कहां से, या शब्द आया कहां से। अब प्रश्न चिन्ह लगाओ तो भी चलेगा। उत्पत्ति का अर्थ है उद्गम स्रोत या शब्द आया कहां से, मतलब वो कहां से आया हुआ, हिंदी में ये ध्यान रखना जब उत्पत्ति आ जाए तब। इस आधार पर शब्द, इस आधार पर शब्द इस आधार पर शब्द 7 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा रुको 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 तत्सम शब्द, दूसरा अर्धतत्सम शब्द, तीसरा तद्भव शब्द, चौथा देश शब्द, पांचवा विदेशी शब्द, छठा हिंदी शब्द, और सातवां संकर शब्द। सातवां संकर शब्द। तो तत्सम शब्द, अर्धतत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द और हिंदी शब्द एवं संकर शब्द, ये 7 प्रकार बनते हैं। एक एक प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा, भले ही आपके पाठ्यक्रम में है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से कोई आपके पाठ्यक्रम है या नहीं है। क्या सर मेरे पाठ्यक्रम में ये नहीं है, मेरे पाठ्यक्रम वो नहीं है, मेरे पाठ्यक्रम में ये नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो विकल्प विकल्प कहां से बनाएगा वो।
भाई विकल्प बनाएगा तो बीच में रखेगा वो आपके सामने। और विशेष रूप से जब अर्थ आजकल क्या है कि आरपीसी के दौर में ये तीन ही शब्द दिए जा रहे हैं, ठीक है। आजकल आरपीएससी पाठ्यक्रम में दिए जा रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो डिप्टी जनरल का हो, वो किसी का आ रहा है उसमें ही आ रहा है। एसआई के पाठ्यक्रम में सारे हैं, सिर्फ एक हिंदी वाला नहीं दिया हुआ है, और इससे प्रश्न बनते हैं। ये सारे के सारे आ रहे हैं, पर ये जो है आजकल जो है पाठ्यक्रम जो बदल रहे हैं, तो ये तीन ही रख रहे हैं उसमें, तत्सम, तद्भव और विदेशी, यही रख रहे हैं, बाकी सबको हटा रहे हैं ये लोग। तो लिखो आप इन्हें, आपकी मर्जी, वो इतनी समझ आप में होनी चाहिए, लिखो नहीं लिखो। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बाकी मैंने तो लिखा दिए, 7 होते हैं, 7 लिखा दिए। अब आप कहोगे सर ये क्या क्या होते हैं, तो एक एक क्लास लेके आगे। पर ध्यान रखना, ये स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार हैं, जो पाठ्यक्रम में नहीं लिखा हुआ है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न बनता है इनमें से कौन सा शब्द स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। शब्द स्रोत का नहीं है, इनमें से कोई भी आ जाए, संधि आ जाए, संज्ञा आ जाए, चाहे कोई भी आए। आप इनको पानी की बोतल पास करो, लगातार ये आपको महसूस नहीं हुआ है? क्या बात है, इतना ध्यान है आपका, ध्यान मग्न है आप यहाँ पर। लड़के होते हैं ना, तो कब किसी तो हो जाता है। एक बार क्या कि वहां बैठा था, इसके ठीक बाद में बैच आता, उसमें उधर बैठा था, वो कब से ऐसे कर रहा था, रुक ही नहीं रहा था, वो खांस भी रहा ना, कभी हिचकी ले रहा, कभी खांस रहा, उसकी स्थिति बहुत खराब हो रखी थी। तो मैंने कभी इसको ठीक करो, तो ऐसा ठीक किया था, उसको आज तक बस हिचकी और खांसी नहीं आई है। उसे ऐसा खुला हाथ किया उसने, दोनों ही बॉडी बिल्डर, ऐसे कोई दुबले पतले नहीं थे, दोनों ही ऐसे सांड बॉडी बिल्डर, दोनों एकदम ऐसे मारा था उसने, मतलब हिल गए थे सब, क्लास पूरी क्लास में खड़े हो गए, फिर लड़के उधर खड़े थे, क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं हुआ, ये सब ठीक हो गया। ये आपस का मामला, इनका ही दोस्त आप दोनों हंस रहे हैं। और जैसे दोस्त का बोला वो नीचे देने लगा था, नहीं तो वो क्या थप्पड़ वापस मारने वाला ही था। मैंने कहा भाई तुम्हारा आपसी मामला है, बाहर जाकर निपटो अब। मैंने तो सलाह दी थी कि इसको सही करो, मुझे क्या पता वो सही ऐसे कर देगा। उसके बाद में तो मैं जब भी वो खांसता है तुरंत पानी पकड़ाओ इसको रे, नहीं तो कोई और सीधा कर देगा उसको। वो अपना बंद हो जाता है। मतलब मैं ऐसे खुद ऐसे देखने लगा था, मैं खुद ही तो चौंक गया था, मैंने कहा क्या होगा, कुछ गिरा हुआ क्या है। फिर पता था, फिर वो ऐसे से कर रहा पीछे से, कह ले बहुत बढ़िया सही हो गया। मतलब बोलना नहीं चाहिए था उनको, वो आज तक नहीं बोल पाया। वो कह रहा कि सर ने बोल दिया, मैं करूं क्या, मतलब मैंने कहा तो लड़ाई मत करना और कुछ नहीं। देखिए तत्सम, अर्थसम, तद्भव, देशज, विदेशज, हिंदी और संकर है। पाठ्यक्रम है अभी तक, इसलिए सबको पढ़ना पड़ेंगे, और जो नहीं होते हैं हम उसको नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। पर अतिरिक्त सामग्री के तौर पर आपको पढ़ने पड़ते हैं, कुछ नहीं है, 15 20 30 40 50 शब्द आते हैं, एक बार नजर बार निकाल लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारा प्रश्न जो होता है वो आसान बन जाता है, एक भुगते नहीं हम सीधे। होता क्या कई बार मान लीजिए, और विकल्प मुद्दा में देश से पकड़ा दिया, तो पता होता है देश से तो एक विकल्प हमारा कट जाता है हमारी जानकारी से, तो प्रश्न के हल होने की संभावना ज्यादा होती है। बाकी हाँ मैं ये कह सकता हूं, अच्छा हिंदी वाला ऐसा ही 2018 में एक प्रश्न आया था कि इनमें से देश शब्द कौन सा है, और ऊपर लिख दिया उसने झोपड़ी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी पुस्तक में झोपड़ी जो शब्द है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी पुस्तक में झोपड़ी शब्द को क्या कर रखा है, देशज बता रखा है। जबकि झोंकड़ी, ये झोपड़ी शब्द है, ये हिंदी का शब्द है, ये देशज नहीं है। इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा था, प्रश्न को डिलीट करना पड़ा था। हर बार ऐसा होता, बहुत बार ऐसा होता है कि देश का प्रश्न डिलीट होता है, लपड़ा ही खत्म कर दिया, बोला हटाई दो इसको। ये समाधान नहीं था, पेपर बनाने वालों को जानकर नहीं, वो समाधान नहीं था। और मार्केट में जैसे पुस्तक चलती है, राघु प्रकाश जी वाली पुस्तक चलती है, उसमें आज भी लिखा हुआ है कि ऐसा ही 2018 में, 2018 में पूछा गया, जब डिलीट हो चुका है ये, उनको ये भी पता है कि भाई ये डिलीट हुआ है तो देश से नहीं है।
पर मुझे लगता है उन्होंने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कॉपी कर रखा है। ठीक है, वो आज भी पुस्तक पढ़ा हुआ है। और बच्चे आज भी मेरे सामने प्रश्न करते हैं कि सर बताइए क्या करें। मतलब 18 में हो चुका है, 24 तक चलने लगे हैं, और अभी किताब लिखता है कि 18 में आया हुआ है। अरे भैया आया है तो डिलीट भी हुआ ये, अब तो हटाओ कम से कम इस चीज को। क्योंकि वो प्राकृत, देखिए प्राकृत झुप्पा शब्द से बना हुआ है, झोंपड़ा बनता है, और झोंपड़ा का स्पेलिंग कौन सा है? झोंपड़ी है, तो हिंदी का वही तो हिंदी का होता है। मतलब आप इसकी, इस देश देश का मतलब होता है जिसकी व्युत्पत्ति अज्ञात होती है। बना बना कैसे इसका पता नहीं देश में। और जबकि ये तो स्त्रीलिंग शब्द है, झोंपड़ा पुल्लिंग होता है, तो बना में पता है ऐसा बना हुआ है, तो फिर देश नहीं हो सकता। देश शब्द है, जैसे मान लीजिए एक शब्द में बोलता हूं पिंडारी, ये आपका देश शब्द है। अब ये कैसे बना, ना मैं बता पाऊंगा ना आप बता पाएंगे। हमें नहीं पता है कि पिंडारी शब्द कैसे बना हुआ है। भाई हमने किसी बोलते हैं कि पिंडारी लोग हैं, अब पिंडारी क्यों बोला इनको? अब कोई भी एक कारण बता दो कि पिंडार से बोला, तो पिंडार क्या है बताओ? कोई जगह है, कोई राज्य रहा हुआ है तो बताओ। भाई भाड़े के सैनिक बोले गए, उन्हीं को तो बोलता है ये भाड़े के सैनिक रहते हैं। ठीक है, अब बताओ क्यों बोला गया? नहीं पता किसी के बारे में किसी को, तो ऐसे सब होता है देश में आते हैं आपकी, ये देश में आए हुए हैं। तो लिख लिया आपने ये। तो स्रोत यानी उत्पत्ति यानी स्रोत या उद्गम या बना कैसे, इस आधार पर आपके ये 7 प्रकार है। अच्छा, इसके बारे में अलग अलग पुस्तक में अलग लिखा मिलेगा। कुछ पुस्तकें कहती है कि 4 प्रकार है, देखिए कुछ कहती हैं 4 प्रकार है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं। कुछ कहती है 5 प्रकार है, ठीक है, कुछ कहती है 6 प्रकार है, और कुछ कहती है 7 प्रकार है। ये आपको सब अलग अलग आंकड़े मिलेंगे। 4 प्रकार बोलने वाले क्या बोलते हैं? तत्सम तद्भुव देशज विदेशज, ये 4 ही होते हैं। 5 बोलने वाले क्या बोलते हैं? तत्सम अर्थसम तद्भुव देशज विदेश। 6 बोलने वाले क्या बोलते हैं? संकर भी है। और 7 वाले बोलते हैं भाई हिंदी वाले कहां जाएंगे, हिंदी वाले सब तो रीढ़ की हड्डी होते हैं। नहीं, तद्भुव शब्द है वो हिंदी की रीढ़ की हड्डी है। मतलब तद्भुव शब्द के साथ में कोई प्रत्यय लग गया, कोई उपसर्ग लग गया, तो फिर वो किसका कहलाएगा? तद्भुव वो कहलाएगा नहीं, फिर वो हिंदी का कहलाएगा, कि भाई हिंदी का खुद का अपना शब्द बन गया ये। इसलिए अलग अलग आपके प्रकार बनते हैं। तो ये भी आप लिख लो साइड में, ठीक है, लिख लो, ताकि जब पढ़ो तो आपको पता रहेगा, सर ने बताया था कि अलग अलग मत मिलेंगे आपको। साइड लिख लो कि 4 प्रकार, 4 प्रकार है, 5 प्रकार है, 6 प्रकार है, कम से कम 4 अधिकतम 7 प्रकार के बारे में वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा देखिए, अर्थ। देखिए अब अर्थ तो अर्थ ही होता है। देखिए इस आधार पर शब्द, देखिए इस आधार पर शब्द, इस आधार पर शब्द के प्रकारों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। 2 आधारों पर किया जाता है। पहला शब्द अभिप्राय के आधार पर, और दूसरा शब्द शक्ति के आधार पर। पहला शब्द अभिप्राय के आधार पर, दूसरा है शब्द शक्ति के आधार पर। अब जो शब्द अभिप्राय के आधार पर पढ़ते हो, शब्द शक्ति के आधार पर पढ़ते हो। तो यहां क्या है कि देखिए प्रकार निश्चित नहीं है, इनमें प्रकार
निश्चित नहीं करते हैं इसमें। किसमें? इसमें करते हैं तो भी हम दो प्रकार में करते हैं। जैसे पहला है प्रधान। ठीक है, प्रधान में क्या आता है? जैसे एकार्ती, अनेकार्ती, समानार्थी, विपरीतार्थी, ये तो होते हैं प्रधान प्रकार बनते हैं इसके। और दूसरा प्रकार बनता है गौण। समश्रुत, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, यानी समानार्थी शब्दों के विवेक प्रदान शब्द, या विवेक करते समानार्थी शब्दों का विवेक, ये भी अलग से प्रकार बनता है इसमें। और बाकी सब आता है संबंधवाची शब्द। संबंधवाची शब्द ये अलग से एक पूरा पूरा प्रकार बनते हैं। चार ही प्रकार बनते हैं, चार ही गौण बनते हैं। एक टॉपिक छोड़ दीजिए, ए एकार्थी, जो सब इंस्पेक्टर नहीं है, बाकी सब है। डिप्टी जजर में एक एकार्थी नहीं है और संबंधवाची नहीं है, बाकी सारे हैं। और सेकंड ग्रेड में जाते हैं तो अनेकार्थक भी है, एकार्थी, और वो समानार्थी शब्दों का विवेक और संबंधवाची नहीं है, बाकी सारे हैं। मतलब कुल मिलाकर कभी एक हटाते हैं, एक जोड़ते हैं, एक हटाते हैं, दो जोड़ते हैं, ऐसे काम कर रहे हैं ये सिलेबस में। बाकी लगभग देखिए समानार्थी, विलोम शब्द, ये सब में आते हैं। अरे समानार्थी यानी पर्यायवाची, विपरीतार्थी यानी विलोम, ये सब में आते हैं। ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसमें नहीं आता। ये चार तो फिक्स होते हैं। एक तो नहीं, ये चार: विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश लिए एक शब्द, और शब्द युग्म। शब्द युग्म आपका ये है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द लिखते हो, ऐसे ही दूसरा नाम देते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म की श्रेणी में ये आते हैं। ये सब पाठ्यक्रम मिलेंगे आपको, हर दूसरे मतलब हर पाठ्यक्रम मिलते मिलते चार तो ये। और ये वाले हैं, ये साहित्य का विषय है। जहाँ काव्य आता है वहां पर ये आते हैं, अन्यथा ये देते नहीं है। सामान्य हिंदी में इनका नहीं है, ये नहीं मिलता हमें। जो कौन सा इसमें? वाचक, दूसरा, दूसरा कौन सा होगा? लक्षक, और तीसरा व्यंजक। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, और व्यंग्यार्थ। ये हमारा नहीं है, ये वाला है। नहीं है वो भी, जहाँ काव्य आता है वहां पर आता ही है। आगे लो। ठीक है, तो भाई आज ही धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।